प्यारे बच्चों, नई एनसीईआरटी बुक पर आधारित 9वीं कक्षा के गणित के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं कौन सी होती है। उसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे और इसी टॉपिक के अंतर्गत हम एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 3 व 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना हम सीखेंगे। अब लेक्चर शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि आप प्ले स्टोर पर जाकर के मेरी एक फ्री मोबाइल ऐप है सुरेश लेक्चरर, इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप मेरे सभी वीडियोज़ को एक ही जगह पर देख पाएंगे और सभी चैप्टर्स के जो नोट्स हैं, जिसमें सारी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व हैं, उन्हें आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप में आपको ऑनलाइन क्विज भी मिलेगी, जिसके थ्रू आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर भी इस ऐप में मिलेंगे। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पहले 4 प्रकार की संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था, जिनमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं हैं। तो जस्ट 1 मिनट में मैं इनको फिर से रिवाइज कर देता हूं, जिनमें सबसे पहली है प्राकृत संख्याएं, जिसको n से डिनोट करते हैं। जो गिनती वाली संख्याएं हैं 1 2 3 4 और आगे इस तरह से चलती रहेगी, ये प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या में आप 0 और मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती है। और पूर्ण संख्याओं के अंदर अगर आप प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक और मिला दोगे तो ये क्या बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो सभी प्राकृत संख्याएं जो है, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या है, वो पूर्ण संख्याएं। देखो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्या में प्रेजेंट है ना, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या है, वो पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो देखिए यहाँ पर पूर्णांकों में प्रेजेंट है। ये देखिए सारी की सारी यहाँ प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं जो है वो पूर्णांक है। ठीक। और सभी पूर्णांक जो है p बाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं। जैसे आप 4 को लिख सकते हो 4/1। ठीक। परिमेय संख्या मैंने आपको बताई थी कि जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, जहाँ p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं उनको आप p बाई क्यू के रूप में आराम से लिख सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक है वो सारे की सारी क्या है, वो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक। अब परिमेय संख्याओं के बाद आती है अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए बहुत सारी संख्याएं संख्या रेखा पर ऐसी है, जैसे संख्या रेखा जैसे हमने ड्रा की थी पिछले लेक्चर में। तो इस पे मैंने बताया था कि वास्तविक संख्या रेखा पर हर एक बिंदु जो किसी न किसी संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक। तो इनमें से बहुत सी संख्याएं ऐसी होती है जिनको आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी वो परिमेय संख्याएं होती है। और बाकी संख्याएं ऐसी होती है जो आप p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी वो परिमेय संख्याएं नहीं होती। और जो परिमेय संख्याएं नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, ऐसी संख्याएं जो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में देखिए कि वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, यानी अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल जितने भी है ना, वो सारे अपरिमेय संख्याएं हैं। वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 9 मत लिख देना, क्योंकि वर्गमूल 9 करोगे ना तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 3 क्या है, एक पूर्णांक यानी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। इसके अलावा पाई जो है ना,
ये भी अपरिमेय है, ध्यान रखना इसको। पाई भी क्या है, अपरिमेय है। ठीक है। अब आप कहोगे सर कि पाई को तो हमने 22/7 पढ़ा है ना। पाई का मान आपने 22/7 जो पढ़ा है, ये वास्तव में पाई का लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है ये। क्योंकि 22/7 को तो आप देखोगे तो ये तो पी बाई क्यू का रूप हो गया, तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो ये अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं जिनको हम 9th क्लास में यूज करते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है। तो अब देखिए इस वेन डायग्राम से कि हमने परिमेय संख्याओं तक पढ़ लिया, और जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय संख्याएं होती है। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याओं को आप आई से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कुछ एक बुक्स में इसको टी से भी डिनोट करते हैं। ठीक। तो अब देखिए कि ये परिमेय संख्याएं हैं और ये अपरिमेय संख्याएं, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सारी मिलकर के क्या बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक। तो इस हिसाब से जितनी परिमेय है वो भी वास्तविक है और जितनी अपरिमेय है वो भी वास्तविक है। लेकिन सभी वास्तविक परिमेय नहीं होती और सभी वास्तविक अपरिमेय नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक। अब आगे हम सीखेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं जिनको आप पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याओं को आप संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इससे पहले पिछली कक्षाओं में हमने परिमेय संख्याओं को, कौन सी संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख लिया है। कैसे कि जैसे मान लीजिए एक संख्या मेरे पास 2/3, ये एक परिमेय संख्या है। इसको संख्या रेखा पर जैसे प्रदर्शित करना था तो हम कुछ ऐसे करते हैं कि जैसे यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, इसी तरह से आगे अगर ज़रूरत हो तो 2 3 4 ले लेते हैं। अब नीचे जैसे 3 है ना, तो इस पूरे एक खंड के मैं 3 हिस्से बना लेता हूँ। 3 हिस्से करने के लिए मुझे 2 ही कट लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो पहला बिंदु है, अब देखिए ये पूरी एक इकाई है, एक इकाई का तीसरा हिस्सा है ना, तो ये 1/3 हो गया। ठीक। ये दूसरा बिंदु है, यानी 2/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, 2/3 हो गया। ठीक। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम 2/3 को लोकेट कर सकते हैं। इसी तरह से मान लिया आपको 5/7 को प्रदर्शित करना है, तो 0 से 1 के बीच के जो है हम 7 हिस्से कर देंगे, बीच में 6 पॉइंट चूज करें, 7 हिस्से अपने आप हो जाएंगे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 हम ढूंढ लेंगे। तो परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना काफ़ी आसान है, क्योंकि इनको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जो क्यू है उसी हिसाब से हम यहाँ पर खंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिंदु चूज कर लेते हैं और इसको लोकेट कर देते हैं, निरूपित कर देते हैं। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर मान लिया वर्गमूल 2 को निरूपित करना हो इस संख्या रेखा पर, तो इसका क्या समाधान है। इसको पी बाई क्यू के रूप में तो लिखा नहीं जा सकता। ठीक है। तो अब मैं आपको पूरी डिटेल से समझाता हूँ कि वर्गमूल 2 या किसी भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निर्धारित करने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है और हम किस तरह से इनको संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब देखिए कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए अगर किसी तरीके से मेरे पास वर्गमूल 2 इतनी कोई लंबाई मिल जाए ना, मान लिया कि ये कोई लेंथ मुझे वर्गमूल 2 इतनी मिल जाए, वर्गमूल 2 इतनी मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रकार को जो है वर्गमूल 2 इतना खोल दूंगा ऐसे करके। ठीक है। और फिर यही यहाँ 0 से उठा करके और यहाँ पर एक चाप लगा दूंगा और मुझे वर्गमूल 2 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वर्गमूल 2 इतनी लेंथ हम लाए कहाँ से। उसके लिए मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ।
ठीक है। और उस कंस्ट्रक्शन के लिए पहले आपके पास जो टूल होने चाहिए उसमें स्केल, चांदा, प्रकार और पेंसिल, ये आपके पास होने ज़रूरी है। इसके अलावा आपको पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। पाइथागोरस प्रमेय हम हमेशा किस पे लगाते हैं? समकोण त्रिभुज पे लगाते हैं। और समकोण त्रिभुज का ये जो भुजा है इसको हम आधार कहते हैं, ये भुजा है ये लंब है, और ये जो टेढ़ी भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग जो है वो किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक। अब देखिए, अगर हमें सिर्फ कर्ण ज्ञात करना हो तो हम लिखें कर्ण बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, और क्योंकि इधर से वर्ग हटा दिया तो सामने वाली तरफ जो है वर्गमूल लग जाएगा। अब ये जो सूत्र है या फिर ये जो सूत्र है इसको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका प्रयोग जो है हम वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप क्या करेंगे? एक संख्या रेखा ड्रा करेंगे और इस पर बराबर दूरी पर इस तरह से आपने कुछ बिंदु मार्क करने हैं। अब जैसे आप कहीं से भी मान सकते हो, जैसे मैं इस बिंदु को मान लेता हूँ कि ये संख्या 0 को प्रदर्शित कर रहा है, ये बिंदु संख्या 1 को प्रदर्शित कर रहा है, ये संख्या 2 को, ये संख्या 3 को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक। जो बिंदु संख्या 0 को प्रदर्शित कर रहा है उसको मैं O का नाम दे देता हूँ, और जो बिंदु 1 को प्रदर्शित कर रहा है उसे मैं इंग्लिश लेटर A का नाम दे देता हूँ। ये O और A जो है जब हम रचना लिखेंगे तब काम आएंगे। अब आपने क्या करना है कि जो बिंदु A है उस पर एक समकोण की रचना करनी है। समकोण की रचना करने के लिए हम क्या करेंगे? अपने चांदे का जो सेंटर पॉइंट है वो बिंदु A पे रखेंगे और यहाँ पर एक बिंदु मार्क कर लेंगे इस तरह से। ठीक। उसके बाद जो है चांदे को हटा करके हम स्केल की सहायता से यहाँ से उस बिंदु को मिला देंगे। इस तरह से लंब की रचना हो जाएगी। ओके। और फिर हम क्या करेंगे कि इस लंब को भी हम नाम दे देंगे ताकि रचना लिखते समय दिक्कत ना हो। ये जो लंब है ये AN है। अब जैसे OA जो दूरी है ये इकाई दूरी है, क्योंकि 0 से 1 हमने लिया है तो ये इकाई दूरी है। OA का मान जो है वो कितना है? 1 है। ठीक। OA का मान कितना है? 1 है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे जितना इकाई दूरी ये है ना OA, उतनी ही इकाई दूरी मुझे यहाँ पर कट करनी है। ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अपना प्रकार उठाएंगे। ठीक। और इस प्रकार को जो है इकाई दूरी इतना खोल लेंगे। ये देखिए ऑलरेडी इकाई दूरी इतना खुला हुआ है ये। ठीक। प्रकार मेरा ऑलरेडी पहले से इकाई दूरी इतना खुला हुआ है। अगर आपका खुला हुआ नहीं है इतना तो आप क्या कर सकते हैं? इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि बिंदु A पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से इकाई दूरी पर एक चाप लगा देंगे ऐसे करके। ठीक। अब जिस बिंदु पे आपने चाप लगाई है प्रकार को हटा लेंगे। जिस बिंदु पे आपने चाप लगाई है उस बिंदु को हम बिंदु B का नाम दे देंगे। ठीक। फिर स्केल लेकर के O और B इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। क्लियर? अब यहाँ से एक ध्यान देने वाली बात ये है कि OA को हमने कितना लिया? इकाई। AB भी कितना है? इकाई, क्योंकि देखिए माप के हमने इसको काटा यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ से देखिए AB भी कितना है? 1 इकाई है। ओके। अब मेरा यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाना है। अब यहाँ पर देखिए OAB एक समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है। OAB क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये OB निकालता हूँ भी कितना है। कर्ण है OB। कर्ण कितना? OB। आधार कितना है?
एक, एक का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, लंब भी एक है, एक का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। ओके, एक का वर्ग एक प्लस अगेन एक का वर्ग एक, एक प्लस एक दो, यानी वर्गमूल दो। अब देखिए कि ओ बी जो है ये कितना आ जाता है, वर्गमूल दो आ जाता है। ठीक, अगर ये वर्गमूल दो आ गया तो अब हमें क्या करना है कि अपना प्रकार उठाना है। प्रकार उठा करके इसकी एक नोक रखेंगे हम बिंदु ओ पर और इसको खोलेंगे बी तक। ठीक, इतना खोलने के बाद अब देखिए प्रकार का वर्गमूल दो इकाई इतना खुल गया है। अब उतना ही हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चाप लगानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप इधर लगा देंगे। ठीक, प्रकार हटा के दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सही चाप लगी है। तो यहाँ पर ये बिंदु मान लेते बिंदु P है और ये बिंदु P ही वर्गमूल दो को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, अब देखिए कंस्ट्रक्शन के बाद हम ये और सीख लेते हैं कि हमें अपनी नोटबुक पे या एग्जाम में किस तरह से इसके बारे में लिखना है। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम लिखेंगे कि वर्गमूल दो को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम ओ ए बराबर एक इकाई लेते हैं। क्या लिखेंगे, वर्गमूल दो को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए इसके बाद देखिए हमने क्या किया था, हमने बिंदु ए पर ओ ए से परपेंडिकुलर ए एन की रचना की थी। तो वही चीज हम लिख देते हैं, बिंदु ए पर ए एन परपेंडिकुलर टू ओ ए की रचना की। उसके बाद क्या किया, ए बी बराबर एक इकाई लिया, ए बी बराबर एक इकाई लिया। ठीक, ओ बी को मिलाया, ओ बी को मिलाया। ये तो हमने कर दी रचना। ठीक, अब ओ ए बी में हमने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई। त्रिभुज ओ ए बी में, बल्कि आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी का स्क्वायर, या हम सीधा लिखेंगे ओ बी बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक, ओ ए कितना है, एक इकाई है, एक का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, ये भी एक इकाई है। ठीक, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर एक, फिर एक का स्क्वायर एक, और यहाँ से ये वर्गमूल दो हो गया। ठीक, उसके बाद हमने ओ बी के बराबर प्रकार खोल ली थी, यानी ओ बी त्रिज्या लेके ओ को केंद्र मानकर एक चाप लगाई जो संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, और ये बिंदु P जो है ये वर्गमूल दो को निरूपित करता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर तथा ओ बी त्रिज्या लेकर, ओ बी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो
संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, जो संख्या रेखा को P पर प्रतिच्छेद करती है। अब बिंदु P वर्गमूल 2 को निरूपित करता है। ठीक, अब देखिए कि वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमें एक ऐसी लेंथ चाहिए जो वर्गमूल 3 के बराबर हो, ताकि हम अपना प्रकार वर्गमूल 3 के बराबर खोल सके और यहाँ से वर्गमूल 3 माप के हम एक बिंदु फाइंड आउट कर सके। तो वर्गमूल 3 लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो जैसे वर्गमूल 2 के लिए रचना की है, सेम टू सेम ऐसी ही रचना आप लोगों ने करनी है। इतनी तो सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं। अब इससे आगे जो है वर्गमूल 3 के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो बिंदु B है ना, यहाँ पर हम एक समकोण की रचना करेंगे। इसके लिए हम अपना चांदा उठाएंगे और चांदे का जो सेंटर पॉइंट है इसको B पे रख देंगे और ये वाली जो लाइन है ये OB पर आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो 90 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट हम बना लेंगे और जो है आगे O से लेकर के ये जो पॉइंट था हमारा, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर, और फिर चांदे को हटा लेते हैं। देखिए एक 90 डिग्री के कोण की रचना OB से 90 डिग्री, यानी एक लंब की रचना जो यहाँ पर ये देखिए हाईलाइट करके दिखाया मैंने, इस लंब की रचना हो गई है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, तो BM का नाम दे देता हूँ। ठीक, अब BM पर भी मुझे एक इकाई दूरी कट करनी है। BM पर इकाई दूरी कट करने के लिए फिर से मैं अपना प्रकार उठाऊंगा। ठीक, और इकाई दूरी मापने के लिए 0 से 1 तक प्रकार खोल लूँगा। ठीक, फिर मैं क्या करूँगा, प्रकार को उठा करके B तक लेके जाऊँगा। ठीक, हम एक चाप लगा देंगे इस तरह से। ठीक, अब प्रकार को हटा लेंगे। ओके, अब ये जो चाप लगाई है, ये जो बिंदु हमारा है, इस बिंदु को मैं बिंदु C का नाम दे देता हूँ। अब OC को आपस में मिला देता हूँ। क्या करूँगा, OC को आपस में मिला दूंगा। ठीक, अब ये OBC, ये जो समकोण त्रिभुज है ना, देखिए हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, OB, BC और OC, यानी यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला कर्ण है, ये आधार है और ये लंब अपन ने कितना लिया, इकाई, और ये कितना पहले कैलकुलेट कर चुके, वर्गमूल 2 है। तो यहाँ पर आधार कितना है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। ये किसके बराबर, कर्ण के बराबर। कर्ण हमारे यहाँ पर क्या है, OC है। ठीक, तो अब देखिए कि वर्गमूल 2 का स्क्वायर, यहाँ से एक चीज समझने वाली है कि वर्गमूल का मतलब होता है आधी पावर। ठीक है, 2 का वर्गमूल का मतलब 2 की पावर आधी, और इसका जब मैं स्क्वायर करता हूँ ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक, 2 से 2 कट, कितना आ गया 2। तो जब भी स्क्वायर वाली संख्या का वर्गमूल होता है तो स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है, संख्या सीधी रह जाती है। ठीक है, क्यों हटता वो मैंने आपको समझा दिया है। तो हम बच्चों को डायरेक्ट इस तरह से बता देते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है और ये संख्या ऐसी कैसी बच जाती है।
तो यहाँ पे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल और ये संख्या बच गई 2 और 1 का वर्गमूल 1। ठीक, 2 + 1 कितना हो गया 3 और ये आ गया 3 का वर्गमूल। तो ये OC कितना आ गया, वर्गमूल 3 के बराबर आ गया। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, वर्गमूल 3 दूरी आपको मिल गई है। अब आप अपना प्रकार उठाएं और वर्गमूल 3 इतना प्रकार जो आपने खोलना है। ठीक है, कितना खोलोगे, वर्गमूल 3 इतना खोलोगे। ठीक, वर्गमूल 3 इतना प्रकार खोलने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से एक चाप लगाई और सीधा यहाँ संख्या रेखा तक चाप लेकर के आनी है। ठीक, अब ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु Q है, उस Q बिंदु पर ये चाप प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो बिंदु Q है ये वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करता है। अब देखिए कि वर्गमूल 2 की तरह से वर्गमूल 3 को भी हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें अपने नोटबुक में लिखना है या एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले हमने देखिए क्या किया है कि वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए पहले वर्गमूल 2 की जो है वो रचना करनी पड़ती है। ठीक है, वर्गमूल 2 को निरूपित करना पड़ता है। तो हमें जो बात है वही लिख देंगे, उसमें एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ सबसे पहले हम वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, उसके बाद वर्गमूल 3 को। तो इसके हल में क्या लिखेंगे, यहाँ हम सबसे पहले वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, उसके बाद वर्गमूल 3 को। अब देखिए वर्गमूल 2 वाले सेम टू सेम स्टेप जो हमने पहले किए थे उन्हीं को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब देखिए कि ये वर्गमूल 2 वाली लाइनें सेम टू सेम मैंने पिछले एग्जाम्पल से उठा ली है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्गमूल 2 तक ही लिखना आपने, उसके बाद वाली लाइनें नहीं लिखनी है। अब त्रिभुज OBC में, अब त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में फिर पाइथागोरस लगा दीजिए। OC इज इक्वल टू OB² + BC², OB² + BC² और अंडर द रूट OB² जैसे अभी मैंने बताया था कि वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस BC² यानी 1 का स्क्वायर। अब इधर वर्गमूल से वर्ग कैंसिल, 2 + 1 और ये हो गया वर्गमूल 3। अब ये वर्गमूल 3 हो गया। अब हमने क्या किया था, OC के बराबर प्रकार खोल ली थी और ये वाली चाप लगाई है। तो हम ये कहेंगे OC को त्रिज्या मानकर तथा बिंदु O को केंद्र मानकर एक चाप लगाई। बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OC को त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई। जो संख्या रेखा को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। अब बिंदु Q वर्गमूल 3 को प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। और समझ आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।